हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। मैं विजय आपके साथ फिर बायोलॉजी का डीजे बजाने के लिए तैयार हूं। बच्चों, पिछली क्लास में हमने चैप्टर 8 हेरिडिटी को कवर किया था, कंप्लीट किया था। अब हम नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है ये आपका क्लास 10th का, एंड दैट इज आवर एनवायरमेंट। तो अब आवर एनवायरमेंट नाम के इस चैप्टर की शुरुआत करते। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, आवर एनवायरमेंट। देखिए, दैट्स अगर इसके वेटेज की बात करें तो दैट इज अराउंड 3 to 5 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम, बट इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले इसमें आता है इकोसिस्टम। सो व्हाट दिस इकोसिस्टम, इसके लिए आपकी 3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। इको सिस्टम बेसिकली ये बना कैसे, देखिए पहले इसकी हायरार्की को समझते हैं। देखिए भाई, अगर आप देखें तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सॉरी, और आयंस, इन सभी से मिलकर बने बायोमॉलिक्यूल्स। दीज आर मैक्रो एज वेल एज माइक्रो। इन बायोमॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी सेल्स, सेल्स से बने ऑर्गन्स, सॉरी, सेल्स से बने टिश्यू, टिश्यू से बने ऑर्गन्स, ऑर्गन्स लीड्स टू organ system, organ system, organism or individual, and this individual leads to population, population form community, this community, बहुत सारी कम्युनिटी मिलकर क्या बनाती हैं, दैट फॉर्म इकोसिस्टम। कम्युनिटी हो गया जैसे हमारा मोहल्ला होता है, बहुत सारे पॉपुलेशन, परिवार मिलकर मोहल्ला बनाते हैं, कॉलोनी बनाते हैं, कोई भी अपार्टमेंट बनाते हैं। तो उसी तरीके से और उन सब का मिला जुला कॉम्बिनेशन जो वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज नेम्ड एज इकोसिस्टम। तो इस तरीके से दैट इज द स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम। तो ये क्या समझा हमने, स्टेप बाय स्टेप structural organization of ecosystem। तो ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमें डिस्कस करना चाहिए इसके साथ। अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम की, ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहां पर भी 3 वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है। सेल्फ सस्टेनेबल, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, एंड सेल्फ रेगुलेटिंग system made of biotic and abiotic components।
तो ऐसा सिस्टम जो सेल्फ सस्टेनेबल है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है और सेल्फ रेगुलेटिंग है, और किन दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक है आपका बायोटिक, सो दैट बायोटिक इज द लिविंग कंपोनेंट एंड एबायोटिक इज द नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो इस तरीके से दो कंपोनेंट से मिलकर बनने वाला सेल्फ सस्टेनेबल, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। अब इन दिस biotic we have producers, always these are plants, and blue green algae जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, these are also named as cyanobacteria. Then we have the consumers. अब कंज्यूमर्स में आपकी तीन लिस्ट आ जाती हैं, these may be herbivore, carnivore and omnivore. भाई आप ये समझ लीजिए, हाँ, omnivore. Next we have the decomposers. In this we have bacteria and fungi. These are named as the decomposers. Non-living में आए अगर हम, so here we have the sunlight, oxygen, temperature, आपका moisture, soil, water. So all these are एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो इनका जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का इंटर रिलेशनशिप है, इंटर रिलेशनशिप, दैट एक्चुअली इज द इकोसिस्टम। वही पूरा इकोसिस्टम को डेवलप करता है, मेंटेन करता है, यानी कि किस तरीके से सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनका इंटरेक्शन इन एबायोटिक फैक्टर्स के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ जो मिलकर पूरा एक सिस्टम बनता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम इकोसिस्टम नाम देते हैं। तो ये सिंपल आपने दो कंपोनेंट्स भी पढ़े और साथ ही साथ डेफिनेशन। अब सेल्फ सस्टेनेबल मतलब अपने आप डेवलप होने वाला है, सस्टेन होने वाला है, इसमें हम किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद ही रेप्लिकेट होता है और खुद ही रेगुलेट होता है। कभी भी हम फॉरेस्ट में जाकर पौधे नहीं उगाते हैं, प्लांट्स नहीं उगाते हैं, मर जाते हैं प्लांट्स या आपके एनिमल्स, तो उनके जाकर हम सफाई नहीं करते हैं। जैसे हम अपने लिविंग सिस्टम में हम मुस्लिम्स में दफनाते हैं, क्रिश्चियंस में दफनाते हैं, हिंदुओं में आपका दाह संस्कार करते हैं, लेकिन ऐसा हम प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए तो जंगलों में नहीं जाते सफाई। हम अपने यहाँ एक्वेरियम की सफाई करते हैं, लेकिन हम जो जंगल है वहां की तो सफाई करने नहीं जाते, तो क्योंकि वो खुद सस्टेन होते हैं, रेगुलेट होते हैं, डेवलप होते हैं। अब यहां पर हम इकोसिस्टम के टाइप्स की बात करते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। ये फिर बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम को ब्रॉडली हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला टाइप है आपका इकोसिस्टम का, एक तो हो गया नेचुरल इकोसिस्टम और एक हो गया आपका मैन मेड और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। So these are the two ecosystem in which we can divide this whole ecosystem. अब नेचुरल को फिर आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो जाएगा इसके अंदर आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और दूसरा हो जाएगा इसके अंदर एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल्स के तौर पर आप लिख सकते हैं
भाई आपका हो गया फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, माउंटेन इकोसिस्टम, और जी आपका ग्रासलैंड, माउंटेन, डेजर्ट इकोसिस्टम। तो ये सब एग्जाम्पल हो गए आपके नेचुरल इकोसिस्टम में टेरेस्ट्रियल के। एक्वाटिक फिर दो पार्ट में आपका बढ़ जाएगा, एक हो जाएगा आपका फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड अदर इज मरीन इकोसिस्टम। इनके फिर आपके दो दो पार्ट हो जाएंगे, एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। इसका हो जाएगा रिवर, पॉन्ड, लेक, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका सी और ओशियन। तो इस तरीके से आपके ये एक्वाटिक सिस्टम के एग्जाम्पल हो गए। सिमिलरली मैन मेड इकोसिस्टम के एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो मैन मेड इकोसिस्टम में हो गया एक्वेरियम, दूसरा इसके अंदर आपका एग्जाम्पल हो जाएगा एग्रीकल्चरल फील्ड्स, एग्रीकल्चरल फील्ड्स हो गए, तीसरा गार्डन हो गए। तो ये सभी आपके मैन मेड और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर लिस्ट होंगे। नेक्स्ट बात करें हम, फिर हम एक तरीके से और टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम एक तरीके से और भी कर सकते हैं। टाइप ऑफ इकोसिस्टम वी हैव टू, लाइक दैट कंप्लीट इकोसिस्टम, कंप्लीट ecosystem, and second is incomplete ecosystem। कंप्लीट इकोसिस्टम, इनकम्प्लीट इकोसिस्टम, किस बेसिस पर हम इनको कंप्लीट और इनकम्प्लीट नाम दे रहे हैं? तो कंप्लीट इकोसिस्टम इन विच ऑल बायोटिक एंड एबायोटिक components are present, or incomplete in which any of biotic and abiotic component is missing। अगर कोई भी बायोटिक या एबायोटिक कंपोनेंट मिसिंग है या दोनों मिसिंग है तो वो एनी, और यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं और बोथ, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आर मिसिंग, इज और आर मिसिंग, सो दैट इज नेम्ड एज इनकम्प्लीट। और सारे प्रेजेंट हैं तो कंप्लीट। अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो ऑल नेचुरल सिस्टम्स, नेचुरल इकोसिस्टम्स, जितने भी नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं सारे के सारे कंप्लीट इकोसिस्टम्स हैं। और ऑल मैन मेड और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स आर इनकम्प्लीट इकोसिस्टम। अब इस तरीके से इसको समझिए, जैसे एक्वेरियम है, एक्वेरियम के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई यूनिफॉर्म डेवलप करने के लिए ऑक्सीनाइजर हमें उसमें लगाना पड़ता है, सिस्टम जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ चलता है। इसी तरीके से कोई भी फिश उसके अंदर मर गई तो उसको हटाकर हमें पूरा पानी बदलना पड़ेगा दोबारा से, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया, फंजाई एक्वेरियम में नहीं होते। हमें दिन में एक बार मछलियों के लिए खाना डालना पड़ता है, तो इसका मतलब फूड अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से अलग अलग सारी चीजें हम ही प्रोवाइड करा रहे हैं। सेल्फ सस्टेनेबल, सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम नहीं है। इसलिए ये एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है और ये एक इनकम्प्लीट इकोसिस्टम है। इसी तरीके से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं गार्डन का, इसी तरीके से एग्जाम्पल दे सकते हैं आपका, आप दे सकते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड्स का, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीजें हमें सप्लाई करनी पड़ती हैं। इसी तरीके से अब आपके बड़ा कॉमन क्वेश्चन है इसी लॉजिक पर, बोर्ड में बहुत बार आ चुका है कि वी यूजुअली
क्लीन एक्वेरियम बट नॉट पॉन्ड्स जस्टिफाई बाय गिविंग रीजन। ये बोर्ड का बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो बोर्ड में कई बार आ चुका है कि जनरली हम पॉन्ड्स को साफ करते, वो सॉरी, एक्वेरियम को साफ सफाई करते हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड्स की करते हैं, आपका गार्डन्स की करते हैं, लेकिन कभी भी हम पॉन्ड्स की, रिवर लेक्स की सफाई नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। रिवर है, पॉन्ड है, लेक है, उन सभी की सफाई इसलिए करनी जरूरी नहीं है क्योंकि वो सेल्फ सस्टेनेबल है, सेल्फ रेगुलेटिंग है, खुद के बेसिस पर चलने वाले हैं। हाँ, हमारी गंदगी की वजह से अब चीजें बढ़ती चली जा रही हैं, तो गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, इस तरीके की चीजें करनी पड़ रही हैं अब। लेकिन वो हमारी एक्टिविटीज की वजह से कि उनके अंदर के इकोसिस्टम खराब ना हो, लेकिन वो अपने आप को इन सब चीजों के लिए मैनेज रखने की ताकत रखते हैं अगर हमारा इंटरफेरेंस ना हो। लेकिन नॉर्मल बात कही जा रही है ये, इसलिए ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, जो कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। जितना भी अभी तक हमने ये डिस्कस किया उसको मैं शेयर कर रहा हूं बच्चों, ताकि आप इसको आसानी से फ्यूचर नोट्स के तौर पर सेव कर सकें और उसको को रिलेट कर सकें, नोट्स में बना सकें, क्योंकि ये सारी चीज एनसीईआरटी में है लेकिन छुपी हुई हैं। उनको रिवील करना ही काम एक टीचर का है, जो मैं आपके लिए कर रहा हूं। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डील विद, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी चीज है। जब तक आपके पास नोट्स नहीं होंगे, एक वैरायटी नहीं होगी, तो उसको कैप्चर करना और उसको फ्यूचर यूज के लिए सेव करना पॉसिबल नहीं होता है। तो आई थिंक दिस इज एनफ टाइम। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं और चैप्टर में देखते हैं कि आपकी बुक में क्या क्या दिया हुआ है, उसी के बेसिस पर इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वी हैव हर्ड द वर्ड एनवायरमेंट ऑफन बीइंग यूज्ड ऑन द टेलीविजन। तो ये एक नॉर्मल चीजें बता रहे हैं। अब इसमें एनवायरनमेंट में हम बात करते हैं इकोसिस्टम की, ऑल ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन, एज वेल एज फिजिकल सराउंडिंग्स। अब देखिए, ये जो वर्ड है ना, इन्हीं वर्ड्स के ऊपर एमसीक्यूज बड़े अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। हम तो इन्हीं वर्ड्स को हमें रिलेट करना है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बस इनके मीनिंग को बहुत समझने की जरूरत है। देखिए, अब ये प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब प्लांट्स हो गए भैया जो अभी आपको बताया, प्रोड्यूसर्स। एनिमल्स हो गए आपके कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स वो हो गए जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए डिकम्पोजर्स। तो ये आपके हो गए बायोटिक फैक्टर्स, ये सारे मिलाकर हो गए बायोटिक फैक्टर्स और कंपोनेंट्स। और इधर ये फिजिकल सराउंडिंग्स में आ गए आपके एबायोटिक। इन एबायोटिक को बच्चों ध्यान रखना, हम फिजियो केमिकल भी बोलते हैं इनको, फिजियो केमिकल फैक्टर्स। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा कि दीज आर आल्सो नेम्ड एज फिजियोकेमिकल फैक्टर्स। तो दीज फिजियोकेमिकल फैक्टर्स आपस में मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर, दे ट्राई टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर, एंड दैट बैलेंस इज नेम्ड एज इकोसिस्टम, एज वी हैव डन जस्ट बिफोर। अब इसको आगे समझते हैं। All the interacting organism in an area together with non-living constituent of the environment। देखिए, ये एक सिंपल डेफिनेशन आ गई इसकी। सो दैट इज नेम्ड एज, दिस इज डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम। और सिंपल डेफिनेशन है ये कि किसी भी एरिया के अंदर ऑर्गेनिज्म, उन और उनके साथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ मिलकर जो एडजस्टमेंट करते हैं, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक फैक्टर्स कंप्राइजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एबायोटिक फैक्टर्स कंप्राइजिंग फिजिकल फैक्टर्स, टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, मिनरल, सॉइल्स, जो अभी हमने डिस्कस किया। तो ये साथ के साथ आपको वही दो कंपोनेंट्स बता दिए गए जो अभी मैंने आपको बताए हैं। दैट इज नथिंग न्यू। नेक्स्ट देखिए, अब आगे की बात करते हैं। तो ये कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विजिट अ गार्डन यू विल फाइंड डिफरेंट प्लांट्स सच एज ग्रासेस, ट्रीज, फ्लावर,
bearing plants like rose, jasmine, sunflower, and animals like frogs, insects, birds. All these living organisms interact with each other, and their growth, reproduction, and other activities are affected by abiotic components of the system. So a garden is a इकोसिस्टम। इस तरीके से गार्डन का इकोसिस्टम का एग्जांपल देकर इसी तरीके से इकोसिस्टम, फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, लेक्स, दीज आर नेचुरल इकोसिस्टम, और गार्डन क्रॉप फील्ड्स आर ह्यूमन। आ गई देखिए वही बात, बुक में सब कुछ दे रखा है लेकिन उसको एक्सप्लोर करना, दैट इज द जॉब ऑफ टीचर। दैट्स व्हाई आई एम विद यू, और इसी काम को मैं कर रहा हूं बच्चों। इसी चीज को आपको ध्यान में रखना है, कुछ भी चीज ऐसी नहीं बताता हूं मैं जो एनसीईआरटी से बाहर हो। एनसीईआरटी से लॉजिक से रिलेटेड कोई चीज छोड़ता नहीं हूं, और एनसीईआरटी से बाहर किसी चीज की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो आपके 10th के एग्जाम से कुछ नहीं रिलेट करता। देखो बेटा, बहुत सारे वीडियोस में आप इस तरीके की चीजें देखते होंगे कि जिसमें फालतू की चीजें बताई जा रही हैं जो एग्जाम से रिलेट नहीं करती। मेरा काम ही यही है कि जब मुझे किसी लकड़ी में कील को ठोकना है तो मैं हथौड़ी को कील पर बजाऊंगा, इधर उधर हैमर करने से उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो उसी तरीके से जो भी हम पढ़ रहे हैं, जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े हैं, उन सभी में आपके लिए जो लॉजिक के बेसिस पर रिलेट करता है वो चीज छोड़ी नहीं जाएगी जो एग्जाम में आ रही है, और फालतू को करने का कोई फायदा नहीं है। नॉलेज बढ़ाने की और बहुत सारी चीजें, हमारा प्रेस्पेक्टिव मेन ये है कि हाउ टू गेन बेस्ट स्कोर इन, और full score in science exam. So deal with this QR code and then we move to next. आपने इसको अच्छे तरीके से कर लिया होगा, चलिए आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। देखिए जी, अब नेक्स्ट एक एक्टिविटी के बेसिस पर आपको ये समझा रहे हैं, अब इसको बड़े अच्छे तरीके से समझिए, क्योंकि एक्टिविटी डिजाइन करके ही बोर्ड एक नया तरीका है जिसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का नाम दिया गया है अब, कि यू माइट हैव सीन एन एक्वेरियम, लेट अस ट्राई टू डिजाइन वन। अब ये उसी के ऊपर बातचीत करने, तो अब इनकी बातचीत को भी समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखिए, ये एक्टिविटी 13.1 है, तो इसको पूरा एक साथ एक्सपोजर देने के लिए मैंने ऐसा किया है। तो चलिए देखते हैं, दैट इज एक्टिविटी 13.1। So you might have seen an aquarium. Let us try to design one. What are the things that we need to keep in mind when we create an aquarium? The fish would need a free space for swimming. It would be a large jar. भाई कांच का बना हुआ एक जार होना चाहिए, वाटर होनी चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, फूड होनी चाहिए। तो वही चीज हम कह रहे हैं। सो वी कैन प्रोवाइड ऑक्सीजन थ्रू एन ऑक्सीजन पंप, जिसे एरेटर बोलते हैं, ऑक्सीनाइजर जो मैंने आपसे कहा था, एंड फिश फूड विच इज अवेलेबल इन द मार्केट। तो ये दो चीज देखिए, अब आर्टिफिशियली हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, हम बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं, वो खुद एक्वेरियम उसको जनरेट नहीं कर रहा है, इसलिए ही ये एक मैनमेड इकोसिस्टम यानी कि इनकम्प्लीट इकोसिस्टम है। क्योंकि ऑक्सीजन जो हो गया, ऑक्सीजन पंप दैट प्रोवाइड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड दैट्स अ एबायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर। और फिश फूड, फूड, अब जो ये फूड जो है मिलना चाहिए, ये एक फिर एक नेचर से ही तो लेती हैं। अब फूड किसी ना किसी, जो ये बायोटिक फैक्टर का एक फॉर्म है भाई, हर फिश किसी ना किसी और दूसरी फिश को, स्मॉल फिश पर लार्ज फिश आपका डिपेंड होती हैं, और स्मॉल फिश और दूसरे अपने से जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन जैसे उनके ऊपर डिपेंड होती है। अब देखिए, इफ वी एड अ फ्यू एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, इट कैन बिकम अ सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। कैन यू थिंक हाउ दिस हैपन्स? एन एक्वेरियम इज एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन made ecosystem, यानी कि that's a incomplete. Can we leave the aquarium as such after we set up? Why does it have to be cleaned once in a while? देखिए वही बात आ गई, do we have to clean ponds or lakes in the same manner? Why or why not? अभी मैंने डिस्कस किया था, तो वही सेम चीज आपको इसके अंदर लिखनी है। दैट्स व्हाई दिस एक्टिविटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ
CBQ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सभी के आंसर आपके पास हैं। सस्टेन कर सकता है, लेकिन उस सस्टेनेड उस रेगुलेटिंग में हमारी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अपने बेसिस पर लॉन्ग टर्म तक ये सरवाइव नहीं कर सकता। क्लीनिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर नहीं है, अगर वो डेवलप हो जाएंगे तो वो फिश पूरे के पूरे उस सिस्टम को खराब कर देंगे, इसलिए क्लीनिंग इसकी जरूरी हो जाती है। अब हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, हम फिश फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सेल्फ सस्टेनिंग तो नहीं हुआ, क्योंकि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हमें देने पड़ रहे हैं। तो इसीलिए ये मैन मेड है और इसीलिए इनकम्प्लीट है। और इसी वजह तरीके से रिलेट करके डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। पॉन्ड नहीं हो, गार्डन पूछ लिया, गार्डन नहीं हुआ आपका, एग्रीकल्चरल फील्ड पूछ लिए, तो एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आई एम शेयरिंग द QR कोड, तो इसको ध्यान रखें, जनरेट करें फ्यूचर यूज के लिए, ताकि आप इसको बार बार एक्सेस कर सकें और अपने लिए अच्छे तरीके से नोट्स बना सकें। तो ये बहुत जरूरी है, इसको सेव रखें ताकि आप इसको नोट्स मेकिंग में हेल्प ले सकें इसकी। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स मूव टू अनदर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर ये सारा वही एक्सप्रेशन दे रहे हैं या इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं जो ऑलरेडी वी हैव डन। देखिए क्या कह रहे हैं ये, कि वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस that organism can be grouped as producers, consumers, and decomposers. So all these are biotic components which they obtain their sustenance from the environment. एक दूसरे के साथ रिलेट करके let us call what we learned through the self-sustaining ecosystem created us above, which organisms can make organic compound like sugar and starch from inorganic substances using the radiant energy of the sunlight in presence of chlorophyll. तो ये भैया कोई नई चीज नहीं है, लाइफ प्रोसेसेस में आप पढ़कर आए हैं, उसी को टेक्निकली ये पूछ रहे हैं। तो यहां पर ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया जो कि पूछा जा सकता है MCQ के बेसिस पर। तो इसके लिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंड दीज आर द प्लांट्स और ऑटोट्रॉप्स, और यू कैन से प्रोड्यूसर्स। हर किसी इकोसिस्टम को जनरेट करने के लिए ये चाहिए ही चाहिए। तो दैट कैन बी अ CBQ, एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। यही टेक्निकल लैंग्वेज बोर्ड आजकल बहुत यूज कर रहा है। तो ये रहा इसका आंसर। और ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया जो मैंने आपको बताए थे, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है जी, विच कैन प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस कम अंडर दिस कैटेगरी एंड वी कॉल दिस ऑटोट्रॉप्स, और आपका फोटो ऑटोट्रॉप्स भी कह सकते हैं, और प्रोड्यूसर्स और प्लांट्स। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। अब देखिए, ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स। अब ये दूसरी कैटेगरी की बात कर रहे हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने मेंटेनेंस के लिए, अपनी सस्टेनेंस के लिए। दीज ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम द फूड produced either directly from producers or indirectly feeding upon consumers are called कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स जो हो गए वो फिर तीन कैटेगरी में हो जाएंगे जो मैंने अभी बताया था आपको, कि कंज्यूमर्स में बी क्लास्ड वेरियस हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड आल्सो द पैरासाइट। तो ये कैटेगरी और भी हो सकती है भाई, बिल्कुल पढ़ा है हमने। तो इनको अलग अलग इस तरीके से आप, ये दो आपको बायोटिक फैक्टर्स के दो अलग अलग कंपोनेंट बताए, एक प्रोड्यूसर्स बताए और एक कंज्यूमर्स बताए, और उनकी भी अलग अलग एग्जाम्पल्स की लिस्टिंग आपको दी गई। अब इसी को पहले मैं शेयर कर देता हूं ताकि आप इसको ध्यान रखें, क्योंकि MCQ के लिए बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, ज्यादा नहीं लेकिन MCQ के बेसिस पर पूछे जा सकते हैं 1 1 मार्क में। सो दैट
कैन बी आस्क्ड, इसलिए हमें हर चीज पर, हर पॉइंट पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो गो थ्रू दिस QR कोड फॉर देयर फ्यूचर नोट्स। ये नोट्स ही आपकी सफलता की बनेंगे, कुंजी बनेंगे। तो दैट्स व्हाई यू मस्ट प्रिपेयर द नोट्स साइड बाय साइड। सो दैट इज एनफ टाइम। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब आगे चलते हैं बच्चों, और आगे हम इसके अलग कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। देखिए, अब ये कह रहे हैं, इमेजिन द सिचुएशन वेयर यू डू नॉट क्लीन द एक्वेरियम एंड सम फिश एंड प्लांट्स हैव डाइड। जो आपसे पूछा गया था, हैव यू एवर थॉट व्हाट हैपेंस व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाई। भाई, अब ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उसके पीछे क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि बैक्टीरिया, फंजाई जैसे उसके ऊपर वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेन क्या है, दैट इज फंजाई एंड बैक्टीरिया। फंजाई एंड बैक्टीरिया कंप्राइजिंग दिस इज ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, these microorganisms are the decomposers as they break down the complex organic substances into simpler substances that go into soil and are used up once again by the plants। तो ये इनका फायदा बता रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल क्या है। अब देखिए, ये उसी बेसिस पर क्वेश्चन बना दिया, व्हाट विल हैपन टू द गार्बेज एंड द डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन देयर एब्सेंस। तो जो ये डिकम्पोज करके वापस उनको मिनरल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, सॉइल में यूज करने के लिए, प्लांट्स के लिए अवेलेबल करते हैं, तो ये काम नहीं होगा। और उसके अलावा फॉल एयर ये डेवलप करेंगे, बदबू हो जाएगी एयर के अंदर, दैट किल्स द एस्थेटिक ब्यूटी। सो देयर आर सो मेनी डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉट हैविंग द। तो एक आपका ये क्वेश्चन हो गया CBQ, जो इसके बेसिस पर पूछा जा सकता है। दूसरा देखिए, सेम क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, विल द नेचुरल रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल टेक प्लेस इवन इफ डिकम्पोजर्स आर नॉट देयर, नॉट पॉसिबल। अब इसीलिए जहां पर भी ऐसी स्थिति होती है, हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करना होता है। और केमिकल फर्टिलाइजर्स निश्चित तौर पर उस टाइम के लिए बेस्ट है, लेकिन उनके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो इतने ज्यादा हैं कि वो भी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन। और अभी हम इस चैप्टर में बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे और पढ़ेंगे, दैट इज फूड चेन, फूड वेब। तो उनके लिए भी इम्बैलेंस हो जाता है, तो वो भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें। देखिए, अब यहाँ पर फिर ये एक आपका, ये तो अभी हमने रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, भाई ये बोर्ड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो CBSE के बोर्ड्स के लिए भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको सब अच्छे तरीके से समझ लीजिए, बताया है अभी मैंने। और ये किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है कि रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, या ये क्वेश्चन दे दिया कि विल द नेचुरल रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल टेक प्लेस इवन इन डिकम्पोजर्स आर नॉट देयर। दूसरा, व्हाट विल हैपन to the garbage and the dead animals and plants in their absence। तो any kind of question can be asked in 1 mark और 2 mark। तो सिंपल आप समझ सकते हैं इनके दो रोल। भाई, पहला तो हो गया ब्रेक डाउन डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब ब्रेक डाउन, डिकम्पोज करते हैं क्या, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, सॉइल को रिप्लेनिश करते हैं ताकि प्लांट्स मिनरल्स को फर्दर यूज कर सकें, क्योंकि जो वो यूज कर रहे हैं वापस उनसे ही डिकम्पोज करके जब वो मर जाते हैं तो प्लांट्स और एनिमल्स को ही डिकम्पोज करके वापस फंजाई उसको मिट्टी में मिला देते हैं, रिप्लेनिश कर देते हैं। आप देखिए अगेन, ये जो एक्टिविटी 13.2 है, ये भी एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का जबरदस्त सोर्स है। वाइल क्रिएटिंग एन एक्वेरियम डिड यू टेक केयर नॉट टू पुट एन एक्वेटिक एनिमल विच वुड ईट अदर्स। भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है। ये आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हाट प्रिकॉशन यू विल टेक
while developing a aquarium। तो ऐसी स्पीसीज हम लेते हैं फिशेस की जो एक दूसरे के साथ ना तो फूड का कंपटीशन करें और ना ही एक दूसरे के लिए प्रिडेटर यानी कि प्रे और प्रिडेटर वाला कॉन्सेप्ट ना हो। तो एक तो प्रे प्रिडेटर कॉन्सेप्ट अवॉइड करते हैं, वी अवॉइड प्रे प्रिडेटर, ठीक है जी। और दूसरा कंपटीशन फॉर कॉमन फूड एंड स्पेस, फूड एंड स्पेस। तो इस तरीके से हमें इस चीज का ध्यान रखना है, हमें ऐसी वैरायटीज लेनी है जो एक दूसरे के साथ फूड और स्पेस के लिए कोई कंपटीशन ना करे और कोई भी प्रेडेटर ना हो, मतलब उनमें से ही कोई एक प्रेडेटर ना हो, प्रे ना हो। अगर इस तरीके की स्थिति रही तो एक्वेरियम डेवलप हो ही नहीं पाएगा। अब ये पूछ ही रहे हैं आपसे, पहला क्वेश्चन देखो यही हो गया जो अभी मैंने बताया आपको। मेक ग्रुप्स एंड डिस्कस हाउ ईच ऑफ अबव ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो दो तरीके से मैंने आपको डिपेंडेंसी बता दी है। सो राइट द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर हु ईट्स whom एंड फॉर्म अ चेन ऑफ एटलीस्ट 3 स्टेप्स। देखिए फिर ये एक और क्वेश्चन हो गया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर पूछा जा सकता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के बेसिस पर। अब इसमें हम रख सकते हैं, देखिए किसी भी प्लांट के एक्वाटिक में सबसे पहले आते हैं हमारे फाइटोप्लैंक्टॉन्स। अभी मैं आपको समझाऊंगा फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं। फिर दूसरे आते हैं हमारे जू प्लैंक्टॉन्स और तीसरे आते हैं उनको खाने वाले और दूसरे, जैसे कि आपकी आ गई स्मॉल फिश। इस तरीके से ये आपकी 3 स्टेप की एक इंटरकनेक्शन लीनियर, हमने इसको एक फ्लो चार्ट बनाया ये लीनियर, और इसी को ही हम इस पूरे को हम नाम देते हैं, दैट इज नेम्ड एज फूड चेन। दैट इज फूड चेन। तो फूड चेन बेसिकली एक इंटरडिपेंडेंसी हो गई ऑर्गेनिज्म की, एक ऑर्गेनिज्म की दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। और बेसिकली इस फूड चेन में हमेशा जो फर्स्ट आपका लेवल होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, दैट इज ऑलवेज बी प्रोड्यूसर्स। हमेशा वो होंगे जो कि खाना बनाने वाले होंगे। और जो लास्ट स्टेप होगा हमेशा, दैट विल बी द टॉप कार्निवोर। कार्निवोर और टॉप कार्निवोर, या तो कार्निवोर होगा या टॉप कार्निवोर होगा। और इस एडजस्टमेंट को, इस लीनियर रिप्रेजेंटेशन को जो कि फूड इंटरडिपेंडेंसी शो करे, उसको हम नाम देते हैं किसका, फूड चेन का। तो वुड यू कंसीडर एनी वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू बी प्राइमरी इंपॉर्टेंस। तो अब यहाँ पर फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब प्राइमरी इंपॉर्टेंस क्या है, प्लांट्स की है, क्योंकि प्लांट्स अकेले, वाई नॉट में आप क्या लिखेंगे, प्रोड्यूसर्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ जिनके पास स्पेशल फैसिलिटी है कि वो सनलाइट का यूज करके, CO2 और वाटर का यूज करके, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इस पूरे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कर सकते हैं, फूड बनाने के इस स्पेशल प्रोसेस को कर सकते हैं। अदरवाइज नो अदर, इन ब्लू ग्रीन एल्गी और प्लांट्स को अगर हम छोड़ दें तो इनके अलावा किसी के पास स्पेशल ये मेथडोलॉजी नहीं है, ये स्पेशल प्रैक्टिस नहीं है। और कोई भी, अब सब कुछ कंज्यूमर्स इनके ऊपर डिपेंड है। और उसके बाद अलग अलग तरीके के, तो फूड पर, जो ये फूड प्लांट्स बना रहे हैं इनके ऊपर ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरा डिपेंडेंसी है। तो मैं इसे फिर आपको शेयर कर रहा हूं बच्चों, दैट इज अगेन आप देख रहे हैं कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे गए हैं। और यही एग्जाम में आपके कॉम्पिटेंसी के बेस्ड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल, वो आने सब इसी में ही है। थोड़ा सा लैंग्वेज को शार्प कर दिया गया है, लैंग्वेज को थोड़ा सा ऐसा कर दिया गया है कि आप उसे ध्यान से पढ़ें।
कॉम्पिटेंसी का मतलब ये होता है कि आपकी समझ, आपका लॉजिकल अप्रोच, आपका एप्लीकेशन, आपकी लर्निंग, उसको चेक करना। तो उसके लिए थोड़ा सा लैंग्वेज के साथ ट्रिकी डेवलपमेंट कर दिया गया है, जिसको आप अगर लॉजिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ जाएंगे तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू। सो दिस इज द QR कोड। इसको स्कैन करें ताकि आप आसानी से फ्यूचर यूज के लिए इन नोट्स को यूज कर सकें। सो दिस इज अबाउट 13.2 एक्टिविटी। अब ये नेक्स्ट जो है फूड चेन्स और फूड वेब्स, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। इससे पहले का इसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कीजिए, नोट्स बनाइए, इसी तरीके से जुड़े रहिए, मेंटोर जी के साथ जुड़ बने रहिए, क्लासेस को आसान बनाते रहिए, सब्जेक्ट्स को आसान बनाते रहिए, इंटरेस्ट बढ़ाइए अपना सब्जेक्ट्स में, और वीजे के साथ यूं ही जुड़े रहिए, बायोलॉजी को आसान करते रहिए, और बायोलॉजी का डीजे यूं ही बजाते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसको रिवाइज करिए, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए और आसान बनाइए बायोलॉजी को।